अच्छा, ऐसा भी होता है कि रेयरली ऐसा होता है कि अनअपोज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और एपिनेफ्रिन हो। एपिनेफ्रिन मतलब कि कोई पेशेंट कंटिन्यूसली किसी एक्टिव काम में रहे या फिर किसी का ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूसली सिक्रेट होता हो, और अनअपोजिटली मतलब कि कोई इसे रोकने वाला नहीं है, कोई सोमेटोस्टेरोन रिलीज हो रहा कुछ नहीं है, तो क्या होगा कि उन्हें पेशेंट को हो सकता है कि वो भी डायबिटिक पेशेंट हो जाए। इसी तरह से कोई कंटिन्यूसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लेता है तो उसे अब स्टेरॉइड डायबिटीज़ का हो गया। ठीक है, अब रही बात है किसी को अगर कंटिन्यूसली ये कंडीशन रहे और अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहे तो भी वो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस में। अब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमें पता है मेजर होती हैं, माइनर होती हैं कि भाई मेजर में हमारे पास जो वेजल्स आ जाती हैं, इसमें रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी आ जाती है, और कुछ में हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व डिजीज़ होने लगती हैं वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई वो हमारे पास कॉजेज़ हो क्यों रहे हैं, उसके लिए फिर पूरा एक मैकेनिज्म है कि हमारे पास दो रीजंस होते हैं, एक होता है या दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होता है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, दूसरा होता है सॉर्बिटल अक्यूमुलेशन। अब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन क्यों होता है, इन शॉर्ट आप याद रखने की कोशिश करो, ज़्यादा लंबी चौड़ी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या होता है, AGE की एक्यूमुलेशन होने लगती है, और वो मतलब वो क्या करते हैं जाके जो है ना डिपॉजिट होने लगते हैं वेजल्स में, तो इसे आप बोलते हो हेलन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब AGE की फुल फॉर्म क्या है कि एडवांस्ड ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बस इन शॉर्ट याद रखें। तो क्या होता है, वो हेलन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करवाते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। अब रही बात कि पेशेंट को रेटिनोपैथी क्यों होती है, रेटिनोपैथी वही मैंने बात बताई कि भाई AGE हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास पेरिसाइट डीजेनरेशन जो होती है ना वो बनने लगते हैं, और पेरिसाइट क्या होते हैं, जो वो सेल्स होते हैं जो कैपिलरीज को रैप अप किए हुए होते हैं, लाइक पूरा कवर किए हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाए, माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे तो रप्चर होने के चांसेस, तो हेमरेज हो सकता है। और न्यूरोपैथी भी इसी वजह से होती है कि AGE जाके एक्यूमुलेट होने या डिपॉजिट होने लगते हैं कहाँ पर, आपके पास श्वान सेल्स में, जिस वजह से पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है डिफरेंट किस्म की। इसी तरीके से होती है नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी दो तरीके से हो सकती है। नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि आपके पास जो हेलन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हैं वो हो रही हैं AGE की वजह से। ठीक है, AGE क्या करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं कोलेजन के साथ, ठीक है ना। तो अब आपने क्या देखना है, मतलब कोलेजन ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स वेजल्स। अब आपके पास जो वेजल्स हैं जो किडनी में, वो होती हैं एक एफरेंट, दूसरी होती है इफरेंट। अब हमारे पास इनमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर एफरेंट में जाके ये डिपॉजिट होने लगती हैं तो वो क्या करेंगे, इसको नैरो कर देंगे। नैरो करेंगे तो अब आपके पास ये बैकेंड पे तो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई नैरो होने से और क्या हो सकता है। तो नैरो होने से क्या होगा कि पेशेंट का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, पेशेंट जाएगा इस्कीमिया में, पेशेंट को क्या हो जाएगी, रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ने लगेंगे। इसी तरीके से अगर इफरेंट आर्टीरियोल इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या होता है, अगर इफरेंट आर्टीरियोल इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन होने के चांसेस। देखिए उल्टा हो रहा है, एफरेंट में क्या हो रही थी, नैरोइंग हो रही थी, तो इस्कीमिया जिससे हो रहा था रीनल फेलियर हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रही है इफरेंट आर्टीरियोल, इन्वॉल्व हो रही है इफरेंट आर्टीरियोल, तो हाइपर फिल्ट्रेशन करवा रहा है वहाँ पर जाके, जिसकी वजह से BP बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, BP बढ़ेगा, तो वहाँ पर एल्बुमिन्यूरिया होने के चांसेस है, मतलब आपके प्रोटीन वहाँ पर लॉस होने के चांसेस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाएगा। ठीक है ना। अब नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास इफरेंट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ना कोई हर दूसरी तीसरी